जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 10, इतिहास के 10वां अध्याय, रिबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। Late in the afternoon of 10 May 1857, the sepoys in the cantonment of Meerut broke out in mutiny। है ना। तो 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, म्यूटनी। It began in the lines of native infantry, spread very swiftly to the cavalry and then to the city। तो ये कब होता है? 10 मई 1857 में स्टार्ट किया जाता है और ये शुरुआत में भारतीयों सैनिकों की जो पैदल सेना होती है, इन्फेंट्री पैदल सेना, वहाँ से स्टार्ट होती है। जो कैवेलरी घुड़सवार सेना जो फौज होती है उसके तरफ फैल जाती है और फिर शहर की तरफ फैल जाती है। सो फ्रॉम इन्फेंट्री टू कैवेलरी एंड देन टू द सिटी। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस ज्वाइंड द सिपॉइज। जो शहर के जो बाकी आम नागरिक थे, आम आदमी थे, है ना, वो और वो जो आसपास के गांव के लोग थे, वो भी सिपाहियों के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। द सेपॉइज कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स वेयर द आर्म्स एंड एमुनिशंस वेयर केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपल। है ना। तो सिपाहियों ने जो शस्त्रागार था वहाँ पर कब्जा कर लिया, जहाँ पे हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे, और वो जो गोरे लोग थे, है ना, बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ वो उन पे हमला करने के लिए बढ़ चले। एंड टू रैंशैक एंड बर्न देयर बंगलोज एंड प्रॉपर्टी, और उनके बंगलों को लूट माट मचाने के लिए, जला देने के लिए, है ना, और उनको तबाह करने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, उनको तबाह करने के लिए आगे बढ़ गए। सो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी etc वेयर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड। तो जो सरकारी बिल्डिंग्स थी जैसे कि जेल, कोर्ट, रिकॉर्ड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, है ना, कोषागार, तो ये सारे जगहों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता और लूटपाट मचा दी जाती है। द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वॉज कट। तो जो दिल्ली के लिए जो टेलीग्राफ की लाइन थी वो काट दी गई। एज डार्कनेस डिसेंडेड ए ग्रुप ऑफ सिपॉइज रोड ऑफ टुवर्ड्स दिल्ली। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, एक सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। द सेपॉइज अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 11th May। है ना। तो 10 मई को यहाँ स्टार्ट होता है। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में रेड फोर्ट के गेट पे सिपाही पहुंच जाते हैं 11 तारीख के सुबह में। इट वॉज द मंथ ऑफ रमजान, द मुस्लिम्स होली मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। और ये रमजान का महीना था। ठीक है, रमज़ान बहुत ही पवित्र महीना होता है मुसलमानों के लिए। ये प्रेयर और फास्ट रखने का एक महीना है। द ओल्ड मुगल एम्पेरर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर्स एंड मील बिफोर द सन रोज एंड फास्ट बिगेन। है ना। तो जो राजा थे उस समय के, जो सम्राट थे, एम्पेरर थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह, है ना, ये उम्र में काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। तो जो ओल्ड मुगल एम्पेरर बहादुर शाह, उन्होंने अपनी जस्ट प्रार्थना जस्ट समाप्त की थी और उन्होंने सुबह का रोज़ा में, जैसे आप लोग जानते हैं रमज़ान के समय में, तो उन्होंने अपने सुबह का अपना खाना खा लिया था, सुबह का मील जो है उन्होंने ले लिया था, और उसके बाद उनकी फास्टिंग स्टार्ट हो गई थी। दिन भर के लिए उनकी फास्टिंग थी। ही हर्ड द कॉमोशन एट द गेट्स। तो वो जो गेट पे जो ये सब चल रहा था, हल्ला उल्ला, वो उनको सुनाई पड़ता है। द सेपॉइज हु हैड गेदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड हिम, वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिशमैन देयर बिकॉज दे आस्क्ड अस to bite bullets that were coated with the fat of cows and pigs with our teeth। तो सिपाही जो खड़े थे वहाँ पे, वो खिड़कियों से झांक कर बताते हैं कि वी हैव कम फ्रॉम मेरठ, हम मेरठ से आए हैं और सारे अंग्रेजों को मार कर आए हैं। क्यों? बिकॉज वो हमें बुलेट्स को, है ना, बुलेट को बाइट करने के लिए बोल रहे थे, दांत से चबाने के लिए बोल रहे थे, है ना। और कैसे बुलेट्स? वो बुलेट्स जो गाय की चमड़ी के साथ, गाय की फैट और सुअर के फैट, है ना, तो गाय की फैट और सुअर के फैट के साथ बनी हुई थी, उसको हमें चबाने के लिए बोल रहे थे। दिस हैज करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। और इससे हिंदुओं और मुसलमानों की जो फेथ थी, निष्ठा थी, धर्म के प्रति जो आस्था थी, वो करप्ट हो रही थी। So this has corrupted the faith of Hindus, Muslim alike. How people? Because in Hinduism
काउस आर वेरी पायस, है ना, वी नो दैट, एंड उनके फैट को चबाना इज नॉट कंसिडर्ड गुड। सेम वे इन इस्लाम पिग्स के फैट को चबाना दांतों से इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। सो एक्चुअली हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों के आस्था और धर्म के प्रति ये एक ऐसा माना जा रहा था कि उन लोगों के धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही थी। सो अनदर ग्रुप ऑफ सिपॉइज ऑल्सो एंटर्ड दिल्ली एंड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सिटी ज्वाइंड देम। तो कुछ और ग्रुप ऑफ सिपाहीज थे वो दिल्ली आ जाते हैं और साधारण जनमानस भी उनको, शहर के जो साधारण जनमानस थे वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। यूरोपियंस वेयर किल्ड इन लार्ज नंबर्स, द रिच ऑफ दिल्ली वेयर अटैक्ड एंड लूटेड। तो बड़ी संख्या में जो यूरोपियन थे वो मारे गए और दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो ये बहुत ही क्लियर कट संदेश था कि जो दिल्ली है वो ब्रिटिश कंट्रोल से, ब्रिटिश नियंत्रण से, अंग्रेजी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। सम सिपॉइज रोड इन टू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलेबोरेट कोर्ट एटिकेट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और कुछ सिपाही वो लाल किले के अंदर दाखिल होने के लिए दरबार का जो शिष्टाचार है, जो एटिकेट है, उसका पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। जनरली आप किले में जा रहे हैं, वहाँ सम्राट बैठ रहा, बादशाह बैठ रहा, तो आपको एक तरीका फॉलो करना होता है, बट वो एटिकेट्स को वो भूल गए क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीज़ें सवार थी। दे डिमांडेड दैट द एम्पेरर गिव देम ब्लेसिंग्स, हिज ब्लेसिंग्स। तो उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सराउंडेड बाय द सिपॉइज, बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लाई। तो जब सिपाहियों से घिरे हुए बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। द रिवोल्ट दस एक्वायर्ड ए काइंड ऑफ लेजिटिमेसी बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ मुगल एम्पेरर। तो ये जो विद्रोह था, है ना, ये एक तरह से वैधता हासिल कर लिया, लेजिटिमेट हो गया, वैध हो गया, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पे चलाया जा रहा था। इन द नेम ऑफ मुगल एम्पेरर अब ये स्टार्ट हो गया। थ्रू 12 एंड 13 में नॉर्थ इंडिया रिमेंड क्वाइट, है ना, 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही। वंस वर्ड स्प्रेड दैट दिल्ली हैड फॉलन टू द रिबल्स एंड बहादुर शाह हैड ब्लेस्ड द रिबेलियन, इवेंट्स मूव्ड स्विफ्टली, है ना। तो यह जैसे ही ये खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगा। कैंटोनमेंट After cantonment in the Gangetic Valley and some to the west of Delhi rose in mutiny. तो गंगा घाटी की छावनियां और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। सो नाउ विल स्टार्ट द पैटर्न ऑफ अपराइजिंग। विद्रोह का जो ढर्रा था इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इफ वन वेयर टू प्लेस द डेट्स ऑफ दिस म्यूटनीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, it would appear that as news of the mutiny in one town traveled to the next, the sepoys there took up arms. तो यदि इन विद्रोह की तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ही विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एवरी कैंटोनमेंट फॉलोड ए सिमिलर पैटर्न। और हर एक छावनी में विद्रोह का जो घटनाक्रम था वो कमोवेश एक जैसा था, सिमिलर पैटर्न का था। सो क्या, एज द न्यूज ऑफ द म्यूटनी, जैसे जैसे खबरें आती गई, सिपॉइज टुक अप द आर्म्स। सो हाउ द म्यूटनीज बिगेन, ये जो सैन्य विद्रोह है ये कैसे शुरू हुए। द सिपॉइज बिगेन देयर एक्शन विथ ए सिग्नल। इन मेनी प्लेसेस इट वॉज द फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ द ब्यूगल। सो सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। दे फर्स्ट सीज्ड द बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। They then attacked government buildings, the jail, the treasury, the telegraph office, record room, bungalows, burning all records. इसके बाद उन्होंने क्या किया, जेल, सरकारी खजाना, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलो, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते गए। Everything and everybody connected with the white man became a target,
है ना। सो हर एक व्यक्ति, है ना, एवरीथिंग और हर एक चीज़, सो ये समझने वाली चीज़, गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले के निशाने पे आ गया। सो एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम द टारगेट। Proclamations in Hindi, Urdu, and Persian were set up in the cities, calling upon the population, both Hindus and Muslims, to unite, rise, and exterminate the Firangis. हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू, फारसी में अपीलें जारी होने लगी। When ordinary people began joining the revolt, the targets of attack widened. तो जब विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने से हमलों का दायरा जो है वो फैलता गया। इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लेंडर्स एंड रिच ऑल्सो बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिबेल रेड। तो कुछ शहर, है ना, बड़े शहर खास करके जैसे लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में जो साहूकार और अमीर आदमी व्यक्ति थे वो भी विद्रोहियों के गुस्से के शिकार बने। Peasants not only saw them as oppressors but also as the allies of British। तो जो किसान थे, जो पीजेंट थे, वो न उनको केवल अपना उत्पीड़क मानते थे बल्कि उनको अंग्रेज का पिट्ठू भी मानते थे। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वेयर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। एंड बहुत सारे जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पे उनके जो घर हैं वो लूट लिए गए या तबाह कर दिए गए। द म्यूटनी इन द सिपाही रैंक्स क्विकली बिकेम ए रिबेलियन। तो सिपाहियों की कतारों में हुई इन छुटपुट विद्रोह ने जल्दी जल्दी एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। ये सिपाही म्यूटनी तक नहीं रहा, ये एक प्रोटोटाइप रिबेलियन में कन्वर्ट हो गया। देयर वॉज ए जनरल डिफाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी एंड हायरार्की, है ना। तो शासन की सत्ता और सौंपनों का सरेआम अवहेलना होने लगा। हर तरीके से उनका ऑथोरिटी एंड हायरार्की का विद्रोह होने लगा, उनका विरोध होने लगा। In the months of May and June, the British had no answers to the actions of the rebels। तो मई और जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई करने का कोई आंसर नहीं था। ब्रिटिश हैड नो आंसर्स। इंडिविजुअल ब्रिटन्स ट्राइड टू सेव देयर ओन लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ देयर फैमिलीज। तो अंग्रेज अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों, परिवार वालों की ज़िंदगी बचाने में फंसे हुए थे। ब्रिटिश रूल, as one British officer noted, collapsed like a house made of cards। तो जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। collapsed like house made of cards। नेक्स्ट इज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम। The reason for the similarity in the pattern of the revolt in different places lay partly in its planning and coordination। तो अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढरने में जो समानता की वजह थी, ये आंशिक रूप से उनकी योजना और समन्वय में निहित है। इट इज़ क्लियर दैट देयर वॉज कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपाही लाइन्स ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स। और इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। आफ्टर द 7th अवध irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in the early May, they wrote to the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th orders। है ना। तो जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नई कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। शिपॉइज और देयर इमेसरीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। तो जो सिपाही थे या उनके जो संदेशवाहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। पीपल वेयर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन। सो लब्बोलुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। The pattern of the mutinies and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination raise certain crucial questions, है ना। तो जो विद्रोह की बनावट थी और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इस विद्रोह में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े हो जाते हैं, है ना, कि इतना प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कैसे था। सो हाउ वेयर द प्लान्स मेड, ये प्लान्स बनाए कैसे गए थे, है ना, ये योजनाएं कैसी बनाई गई।
हु वेयर द प्लानर्स, और ये योजनाकार कौन थे भाई, कौन लोग ऐसा प्लान किए। इट इज़ डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर्स टू सच क्वेश्चन। तो जो हमारे पास मौजूदा दस्तावेज हैं उनके आधार पर इन सवालों का सीधे सीधे जवाब देना बहुत ही कठिन है। बट वन इंसिडेंट प्रोवाइड्स क्लू एज टू हाउ द म्यूटनीज केम टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि यह विद्रोह इतनी सुनियोजित तरीके से कैसे हुई। कैप्टन हियरसे ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny, है ना। तो विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हिरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। The 41st in native infantry, which was stationed in the same place, insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Hirsche or deliver him as the prisoner to the 41st. इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वो अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता है कि या तो वो हियर्शे की मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं जो 41st नेटिव इन्फेंट्री है उनके हवाले कर दे। द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू आइदर एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाई अ पंचायत कंपोज्ड ऑफ नेटिव ऑफिसर्स टर्न फ्रॉम ईच रेजिमेंट। ना तो मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलों को खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देशी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। सो चार्ल्स बॉल, who wrote one of the earliest histories of the uprising, noted that the panchayats were nightly occurrence in the कानपुर सिपाही लाइन्स। तो चार्ल्स बॉल है ना, चार्ल्स बॉल वो एक अंग्रेजी के शुरुआती इतिहासकार हैं। वो लिखते हैं कि यह पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में नॉर्मल बात थी, यहाँ झूठा करती थी। व्हाट दिस सजेस्ट इज दैट सम काइंड ऑफ डिसीजंस वेर टेकन कलेक्टिवली। तो इससे यह तो हमें पता चलता है, यह हमें मालूम पड़ता है कि कुछ फैसले जो थे वो सामूहिक रूप से लिए जा रहे थे। गिवन द फैक्ट दैट द सिपाहीज लिव्ड इन लाइन्स एंड शेयर्ड ए कॉमन लाइफस्टाइल and that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future. The Sepoys were the makers of their own rebellion. So, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली लगभग एक जैसी थी और क्योंकि उनमें बहुत सारे जो प्राय एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसला ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के करता धरता खुद ही थे। सो द सिपाहीज वेयर द मेकर्स ऑफ देयर ऑन रिवेलियन। सो ये टॉपिक यहाँ पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं। ये टॉपिक है लीडर्स एंड फॉलोवर्स, नेता और अनुयायी। टू फाइट द ब्रिटिश, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेयर रिक्वायर्ड, है ना। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। फॉर दिस द रिबल्स समटाइम्स टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो इस नेतृत्व के लिए उन्होंने क्या किया, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसी लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले उनके नेता की भूमिका निभाते थे। One of the first acts of the sepoys of the Meerut, as we saw, was to rush to Delhi and appeal to the old Mughal emperor to accept the leadership of the revolt. तो जैसा कि हमने देखा है ना, कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए थे उनमें से यह एक था कि वो फ़ौरन दिल्ली गए और उन्होंने जो बूढ़े हो चुके मुग़ल बादशाह थे उनसे विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की थी। दिस एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप टुक इट्स टाइम इन कमिंग, है ना। और ये जो निवेदन थी इस पर सहमति हासिल करने में थोड़ा वक्त भी लगा था। बहादुर शाह फर्स्ट रिएक्शन वाज वन ऑफ द हॉरर एंड रिजेक्शन। सो बहादुर शाह ऑफकोर्स वो इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए स्टार्टिंग में। इट वॉज ओनली व्हेन सम सिपाहीज हैड मूव्ड इनटू द मुगल कोर्ट within the Red Fort in defiance of the normal court etiquette that the old emperor, realizing he had a very few options, agreed to be the nominal leader of the rebellion. तो हुआ क्या कि जब बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी जो है
है ना, नॉमिनल लीडर ऑफ द रिवेलियन, सो ही नाम मात्र की नेता बनने की जिम्मेदारी भी वो तब स्वीकार करते हैं जब कुछ सिपाही जो है वो एटिकेट, जो शाही शिष्टाचार है, उसकी अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई अब कोई चारा नहीं बचा था। Elsewhere, similar scenes were enacted, though on a minor scale. तो अन्य स्थानों पर कुछ छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन इसी तरह के घटना हुए थे। इन कानपुर, द सिपॉइज एंड द पीपल ऑफ द टाउन गैव नाना साहिब द सक्सेसर टू पेशवा बाजीराव टू नो चॉइस सेव टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर, है ना। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी जो थे नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। कानपुर में नाना साहिब। इन झांसी, द रानी वॉज फोर्स्ड बाय द पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग। तो झांसी में, जैसा कि हम लोग सब जानते भी है ना, कि झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। सो वॉज कुंवर सिंह ए लोकल जमींदार इन आरा इन बिहार। तो आरा में, बिहार के आरा जिला में, आरा क्षेत्र में वहाँ के जो लोकल जमींदार थे कुंवर सिंह, उनको भी लीडरशिप लेनी पड़ी। इन अवध, वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलर नवाब वजीद अली शाह and annexation of the state were still very fresh in the memory of the people, the population in the Lucknow celebrated the fall of the British rule by hailing बरजीज कादर, द यंग सन ऑफ द नवाब, एज देयर लीडर, है ना। तो जो अवध था, अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें अभी लोगों के जहन में ताज़ा ताज़ा ही थी। और लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे, उनका जो नवाब का बेटा था बरजीज कादर को अपना नेता घोषित कर दिया, सन ऑफ नवाब बरजीज कादर। So not everywhere were the leaders popular of the court, रानीज, राजाज, नवाब्स एंड तालुकदार। तो सभी जगहों पे जो नेता थे वो दरबारों से जुड़े व्यक्ति, रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। Often the message of rebellion was carried by the ordinary men and women and in places by religious men too. तो अक्सर विद्रोह का जो संदेश था वो आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैलाया गया। From Meerut, there were reports that a fakir had appeared riding on an elephant and that the sepoys were visiting him frequently, है ना। तो मेरठ में एक आशय की खबरें आ रही थी कि वहाँ एक हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। इन लखनऊ, आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, देयर वेर मेनी रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स हु प्रीच्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तानाबूद करने का अलग जगा रहे थे। सो एल्सवेयर लोकल लीडर्स इमर्ज्ड अर्जिंग पीजेंट्स, जमींदार्स एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट। तो अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के गांव परगना बरौत में शाहमल मोबिलाइज कर रहे थे गांव वालों को। गोन्नू, ए ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिहभूम इन छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर सिहभूम में, है ना, छोटा नागपुर का एरिया सिहभूम है, वहाँ गुन्नू नाम का एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे। ही बिकेम द रिबेल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। तो क्षेत्र के जो कोल ट्राइबल्स थे उसका जो लीडर बन गया वो गोनू। तो नेक्स्ट इज रूमर्स एंड प्रोफेसीज, अफवाहें और भविष्यवाणियां। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड ए पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। तो जो तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। एज वी शॉ, the sepoys who had arrived in Delhi from Meerut had told Bahadur Shah about bullets coated with the fat of cows and pigs and the biting those bullets would corrupt their caste and religion. तो जैसा कि हमने पीछे देखा, अभी बताया था मैंने कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वो इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे।
है ना, दे वेयर रेफरिंग टू द कार्ट्रिजेस ऑफ द एनफील्ड राइफल्स विच हैड जस्ट बीन गिवन टू देम। तो वो एक्चुअली एनफील्ड राइफल की उन कारतूसों की तरफ था जो हाल में ही उन्हें दिए गए थे। The British tried to explain to the sepoys that this was not the case, but the rumor that the new cartridges were greased with the fat of cows and pigs spread like wildfire across the sepoy lines of North India. तो अंग्रेज ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये अफवाह एक्चुअली उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। दिस इज वन रूमर हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड। तो यह एक अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। Captain Wright, commandant of the Rifle Instruction Depot, reported that in the third week of January 1857, a low-caste Khalasi who worked in the magazine in the Dum-Dum had asked a Brahmin sepoy for a drink of water from his lota. तो बेसिकली राइफल इंस्ट्रक्शन डेपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम, बंगाल में है, दमदम स्थित शास्त्रागार में काम करने वाले एक नीची जाति के, एक पिछड़ी जाति के खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था, है ना, उसको अपने लोटे से पानी पिलाने के लिए। द सेपॉय हैड रिफ्यूज्ड सेइंग दैट द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द लोटा। तो जो ब्राह्मण सिपाही था उसने यह कहकर अपने लोटे के पानी पिलाने से इनकार कर दिया था कि नीची जाति के छूने से ये लोटा जो है अपवित्र हो जाएगा। सो द खलासी हैड रिपोर्टेडली रिटोर्टेड। तो जो खलासी था, है ना, जो थोड़ा नीची जाति का था, उसने जवाब दिया कि उसने क्या जवाब दिया, दैट यू विल सून लूज योर कास्ट एज एर लॉन्ग यू विल हैव टू बाइट कार्ट्रिजेस कवर्ड विथ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो उसने बोला कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। ये एक अफवाह फैला दिया है। नाउ वी डू नॉट नो द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट, but once this rumor started, no amount of assurances from the British officers could stop its circulation and the fear it spread among the sepoys. तो इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसर के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इनसे सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। This was not the only rumor that was circulating in North India at the beginning of 1857. तो 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। There was the rumor that the British government had hatched a gigantic conspiracy to destroy the caste and religion of Hindus and Muslims. है ना, यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। सो देयर वाज अनदर रूमर आल्सो। टू दिस एंड द रूमर सेड द ब्रिटिश हैड मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। है ना देखते जाइए कि अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाली आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का जो चूर है वो मिला दिया है, बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स। इन द टाउन्स एंड कैंटोनमेंट सेपोइज एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा। तो शहरी क्षेत्र और कैंटोनमेंट एरिया में सिपाही और जो आम लोग थे वो आटा को टच करने से मना कर दिए। There was fear and suspicion that British wanted to convert Indians to Christianity. तो उनमें एक डर था, है ना, चारों तरफ ये आशय का भय और शक बना हुआ था कि जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते थे। British wanted to convert Indians into Christianity. This was a suspicion. This was not the fact. Panic spread fast. These fears steered men to action. है ना, और ये बेचैनी बहुत तेजी से फैली। The response to the call for action was reinforced by the prophecy that British rule would come to an end on the centenary of the Battle of Plassey on 23rd June 1857, है ना। सो ये बेचैनियों ने लोगों को अगले बेसिकली ब्रिटिश अफसरों को लगा कि अपनी बात को जो बेचैनी जो थी वो बहुत तेज़ी से फैली और ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ दिया।
किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएंगे। एक नया भविष्यवाणी आ गई, एक प्रोफेसी आ गई कि जो ब्रिटिश रूल है वो समाप्त हो जाएगा। कब? जब बैटल ऑफ प्लासी जो 23 जून को हुई थी 1757 में, उसके 100 साल पूरा होने पे, उसके सेंटिनरी पे ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगी। ऐसी एक भविष्यवाणी उड़ गई। सो रूमर्स वेर नॉट ओनली द थिंग सर्कुलेटिंग एट द टाइम, है ना, बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। रिपोर्ट्स केम फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया दैट चपातीज वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, है ना। तो उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। ए पर्सन वुड कम एट नाइट एंड गिव ए चपाती टू द वॉचमैन ऑफ द विलेज एंड आस्क्ड हिम टू मेक 5 more एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द नेक्स्ट विलेज एंड सो ऑन। तो उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था। द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चपातीज वॉज नॉट क्लियर एंड इज नॉट क्लियर इवन टुडे। और ये जो 5 और चपातियां बनाने का जो निर्देश था, ये जो सिलसिला था, ये यूँ चलता जा रहा था। बट इन चपातियों बांटने का मकसद न तो उस समय, इसका मतलब हमें पता नहीं चलता, आज तक उस समय वो स्पष्ट नहीं हो पाया और ना आज स्पष्ट है ना। बट देयर इज नो डाउट दैट पीपल रेड इट एज एन ओमेन ओपन अपहीवल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। सो व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स, है ना, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? We cannot understand the power of rumors and prophecies in history by checking whether they are factually correct or not. इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वो वाकई में सच था कि नहीं था। We need to see what they reflect about the minds of the people who believed them, their fears and apprehensions, their faiths and convictions. हमें देखना यह चाहिए कि जो लोग उन पर यकीन कर रहे थे, उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियां उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। रूमर्स सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रेजोनेट विद द डीपर फियर्स एंड सस्पिशंस ऑफ पीपल। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। The rumors in 1857 begin to make sense when seen in the context of the policies the British pursued from the late 1820s. तो जो 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकेगा। As you know, from that time, under the leadership Governor General Lord William Bentinck, the British adopted policies aimed at reforming Indian society by introducing Western education, Western ideas and Western institutions. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। रिफॉर्मिंग इंडिया सोसाइटी, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। With the cooperation of sections of Indian society, they set up English medium schools, colleges and universities which taught Western sciences and liberal arts. भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए जिसमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं, लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। The British established laws to abolish customs like sati 1829 and to permit the remarriage of Hindu widows. क्या अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून भी बनाया था, है ना, लॉज टू एबॉलिश सती, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज. So on a variety of pleas like misgovernment and the refusal to recognize adoption, the British annexed not only Awadh but many other kingdoms and principalities like Jhansi and Satara. तो शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध
बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियायतों को भी कब्जे में ले लिया था। सो वंस दीज टेरिटरीज वेर एनेक्स्ड, the British introduced their own system of administration, their own laws, and their own methods of land settlement and land revenue collections. तो जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवाद के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। सो द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस ऑन द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज प्रोफाउंड। तो उत्तर भारत के लोगों पर इन सब की कार्रवाइयों का एक गहरा असर था। It seemed to the people that all that they cherished and held sacred, from kings and socio-religious customs to patterns of landholding and revenue payment, was being destroyed and replaced by a system that was more impersonal, alien and oppressive. तो लोगों को ये लगता था कि वो अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे राजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी, ऐसा उनको लगने लगा। दिस परसेप्शन वॉज एग्रेवेटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। और यह सोच जो है ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से और बल मिलता था ऐसे सोच को। इन सच ए सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, रूमर्स स्प्रेड विथ रिमार्केबल स्विफ्टनेस। और ऐसी अनिश्चित के हालात में अफवाहें जो है रातों रात फैलने लगती है। To explore the basis of the revolt of 1857 in some detail, let us look at Awadh, one of the major centers where the drama of 1857 unfolded. तो सन 1857 के विद्रोह का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अब हम अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन करते हैं। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सो आज का टॉपिक मैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अवध इन रिवोल्ट, है ना, अवध में विद्रोह। सो ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, एक गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इन 1851 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब्ड द किंगडम ऑफ अवध एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 years later in 1856 the kingdom was formally annexed to the British Empire. तो 5 साल बाद 1856 में इस सियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। द कॉन्क्वेस्ट हैपेंड इन स्टेजेस। तो जो रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। द सब्सिडियरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड इन ऑन अवध इन 1801। 1801 से अवध में सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस थोप दी गई थी। By the terms of this alliance, the Nawab had to disband his military force, allow the British to position their troops within the kingdom, and act in accordance with the advice of the British resident who was now to be attached to the court. तो इस संधि जो सब्सिडियरी अलायंस थी, सहायक संधि, इसकी शर्त यह थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर देगा, है ना। तो सब्सिडियरी अलायंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1800। सो नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स, सेना अपना खत्म करेगा। अलाउ द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम। तो जो ब्रिटिश है रियासत में अंग्रेजी टुकड़ियों की तैनाती का इजाजत दे दिया। एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट्स, है ना, और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेसिडेंट की सलाह पर काम करेगा। So deprived of his armed forces, the Nawab became increasingly dependent on the British to maintain law and order within the kingdom. तो अपनी सैनिक ताकत से वंचित होने के बाद जो नवाब है वो अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था।
ही कुड नो लॉन्गर एसर्ट कंट्रोल ओवर द रिबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार। अब वो विद्रोही मुखियाओं या जो तालुकदारों पर था उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। ऑफ कोर्स, क्योंकि सिपाही उनके कंट्रोल में थे नहीं, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चले गए थे, तो अब उनका जो कंट्रोल था उनके लोगों के ऊपर वो खत्म हो चुका था और उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। वो डिपेंडेंट था पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत पर। So in the meantime, the British became increasingly interested in inquiring the territory of अवध, और अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जा रही थी। They felt that the soil there was good for producing indigo and cotton, and the region was ideally located to be developed into principal market of Upper India. तो उनको ऐसा लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाकों को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। Soil was good for producing indigo and cotton, and region was ideally to be located to be developed into principal market of Upper India. So by the early 1850s, moreover, all the major areas of the India had been conquered. The Maratha lands, the Doab, the Karnataka, the Punjab and the Bengal. सो 1850 के दशक की शुरुआत तक वो देश के ज़्यादातर बड़े हिस्से पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। द टेक ओवर ऑफ अवध इन 1856 वॉज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ए प्रोसेस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन दैट हैड बिगन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल ऑलमोस्ट ए सेंचुरी अर्लियर। तो तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल होने वाली थी। द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी, देह से जान जा चुकी थी, शरीर से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी's annexations created disaffection in the areas and principalities that were annexed, but nowhere more so than in the kingdom of Awadh in the heart of the North India. So लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिकरण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले इस अवध की रियासत में था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था, है ना। Here Nawab Wazid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। The British government also wrongly assumed that the Wazid Ali Shah was an unpopular ruler. तो जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि जो वाजिद अली खान थे वो लोकप्रिय नहीं थे। ऐसा उनका रॉन्ग assumption था। On the contrary, he was widely loved, and when he left his beloved Lucknow, there were many who followed him all the way to Kanpur singing songs of lament, है ना। तो मगर यह सच नहीं था और लोग उनसे दिल से चाहते थे। जब वो अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे चले गए। The widespread sense of grief and loss at Nawab's exile was recorded by many contemporary observers. नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। One of them wrote, "The life was gone out of the body, and the body of this town had been left lifeless. There was no street or market and house which did not well out the cry of agony in the separation of Jan-e-Alam. One folk song bemoaned that the honorable English came and took the country. अंग्रेज बहादुर आए, मुल्क ले लिए नो", है ना। सो बेसिकली एक अंग्रेजी प्रेक्षक ने लिखा है कि देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहां से जान आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन, मुल्क लई लिन्हो। दिस इमोशनल अपहीवल वॉज एग्रेवेटेड बाय द इमीडिएट मटेरियल लॉसेस। और ये इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिल गया। द रिमूवल ऑफ नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर।
सो नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। Thus, a whole range of people, musicians, dancers, poets, artisans, cooks, retainers, administrative officials, and so on, lost their livelihood. तो संगीतकार, नर्तकी, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई। सो आज हम इस चैप्टर को भाई अब यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद। So, Jai Hind friend, coming to the next topic is फिरंगी राज and end of a world। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। A chain of grievances in अवध linked prince, तालुकदार, peasant and सिपाही। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। In the different ways they came to identify फिरंगी राज with the end of their world, the breakdown of things they valued, respected and held dear। वो सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। A whole complex of emotions and issues, traditions and loyalties worked themselves out in the revolt of 1857। वो चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वो प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। इन अवध, more than anywhere else, the revolt became an expression of popular resistance to an alien order। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। The annexation displaced not just the Nawab, it also dispossessed the तालुकदार्स of the region। सो अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब को ही गद्दी नहीं छीन ली गई थी, इनके इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया गया था। The countryside of the Awadh was dotted with the estates and the forts of the तालुकदार who for many generations had controlled land and power in the countryside। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश, तालुकदार्स मेंटेन्ड आर्म्ड रिटेनर्स, built forts and enjoyed a degree of autonomy as long as they accepted the suzerainty of the Nawab and paid the revenue of their तालुक्स। अंग्रेजों के आने के पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वो नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफ़ी स्वायत्ता भी थी, है ना। सम ऑफ द बिगर तालुकदार्स हैड एज मेनी एज 12,000 फुट सोल्जर्स एंड इवन द स्मॉलर वंस हैड अबाउट 200, है ना। तो कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही थे और छोटे मोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी। द ब्रिटिश वेर अनविलिंग टू टॉलरेट द पावर ऑफ तालुकदार्स। तो जो अंग्रेज थे वो इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। Immediately after the annexation, the तालुकदार्स were disarmed and their forts destroyed। तो अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग की कर दी और उनके दुर्ग को ध्वस्त कर दिए गए। The British land revenue policy further undermined the position and authority of the तालुकदार्स। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत और सत्ता को और भी चोट पहुंचाई। After annexation, the first British revenue settlement, known as the Summary Settlement of 1856, was based on the assumptions that the talukdars were interlopers with no permanent stakes in the land. They had established their hold over the land through force and fraud. अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त, है ना, समरी सेटलमेंट के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई थी। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्हें बल और धोखाधड़ी के जरिए उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था, ऐसा यह मानना था। द समरी सेटलमेंट प्रोसीडेड टू रिमूव द तालुकदार्स वेरेबल पॉसिबल। एक मुफ्त बंदोबस्त ने तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया।
Figure shows that in pre-British times, Talukdars had held 67% of the total number of villages in Awadh. By the summary settlement, this number had come down to 38%. तो आंकड़ों से यह पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। द तालुकदार्स ऑफ सदर्न अवध वेयर द हार्डेस्ट हिट एंड सम लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ देयर टोटल नंबर ऑफ विलेजेस दे हैड प्रीवियसली हेल्ड। तो दक्षिण अवध के तालुकदारों की सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से निकल गए, चले गए। British land revenue officers believed that by removing talukdars they would be able to settle the land with the actual owners of the soil and thus reduce the level of exploitation of the peasants while increasing the revenue returns for the state. तो जो ब्रिटिश और भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वो जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। उनको लगा कि तालुकदार जो बिचौलिए हैं वो बाहर कर देंगे तो डायरेक्ट किसानों के हाथ में चला जाएगा। बट दिस डिड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस, लेकिन यह वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। रेवेन्यू फ्लोज फॉर द स्टेट इंक्रीज्ड बट द बर्डन ऑफ द डिमांड ऑन द पीजेंट्स डिड नॉट डिक्लाइन। तो जो राजस्व थी उसकी वसूली में तो इजाफा हो गया, है ना, भू राजस्व वसूली में इजाफा हो गया, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। सो रेवेन्यू फ्लोज फॉर द स्टेट इंक्रीज बट द बर्डन ऑन द डिमांड ऑफ द पीजेंट डिड नॉट डिक्लाइन। Officials soon found that the large areas of Awadh were actually heavily over-assessed. The increase of revenue demand in some places was from 30 to 70%. Thus, neither talukdars nor peasants had any reasons to be happy with the annexation. तो अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि जो अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 37% तक का इजाफा हो गया था। यानी न तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण का खुशी जताने का कोई भी कारण नहीं था। द डिस्पोजेशन ऑफ तालुकदार्स मेंट द ब्रेकडाउन ऑफ एंटायर सोशल ऑर्डर। और तालुकदारों को सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था ही भंग हो गई। The ties of the loyalty and the patronage that had bound the peasants to the talukdar were disrupted. निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे वो अस्त व्यस्त हो गए। In pre-British times, the talukdars were oppressors, but many of them also appeared to be generous father figures. They exacted a variety of dues from the peasants, but were often considerate in times of need. ना, अंग्रेजों से पहले तालुकदार की जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में वो बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वो किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। नाउ अंडर द ब्रिटिश द पीजेंट्स वेर डायरेक्टली एक्सपोज टू ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ कलेक्शन। अब अंग्रेज के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह से पीसने लगे। देयर वॉज नो लॉन्गर एनी गारंटी दैट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप और क्रॉप फेलियर द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड बी रिड्यूस्ड और कलेक्शन पोस्टपोन्ड, और दैट इन टाइम्स ऑफ फेस्टिविटीज द पीजेंट वुड गेट द लोन एंड सपोर्ट दैट तालुकदार हैड अर्लियर प्रोवाइडेड। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। सो इन एरियाज लाइक अवध where resistance during the 1857 was intense and long lasting, the fighting was carried out by the talukdars and their peasants. तो अवध जैसे इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था। वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथ में ही थी। Many of these talukdars were loyal to Nawab of Awadh and they joined Begum Hazrat Mahal, wife of the Nawab in Lucknow, to fight the British. Some even remained with her in defeat.
तो बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, जो नवाब की पत्नी थी, उनके खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम के पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। The grievances of the peasants were carried over into the sepoy lines, since a vast majority of the sepoys were recruited from the villages. किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। For decades, the sepoys had complained of low levels of pay and difficulty of getting leave. By the 1850s, there were other reasons for their discontent. दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। The relationship of the sepoys with the superior white officer underwent a significant change in the years preceding the uprising of 1857. 1857 के जन विद्रोह के पहले सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। In the 1820s, the white officers made it a point to maintain friendly relations with the sepoys, है ना। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। They would take part in their leisure activities. They wrestled with them, fenced with them, and went out hawking with them. वो उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। Many of them were fluent in Hindustani and were familiar with the custom and culture of the country. These officers were disciplinarian and father figure rolled into one. उनमें से बहुत सारे थे जो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों व संस्कृति से वाकिफ थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित था। In the 1840s, this began to change. 1840 के दशक में यह स्थिति बदलने लगी। The officers developed a sense of superiority and started treating the sepoys as their racial inferiors, riding roughshod over their sensibilities, है ना। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वो सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वो उनकी भावनाओं की जरा भी फिक्र नहीं करने लगे। गाली गलौच और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। ट्रस्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय द सस्पिशन। द एपिसोड ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिज वॉज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया, भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण है। It is also important to remember that the close links existed between the sepoys and the rural world of North India. यह भी याद रखना एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। The large majority of the sepoys of the Bengal army were recruited from villages of the Awadh and eastern उत्तर प्रदेश। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गांव से जाकर भर्ती होकर आए थे। Many of them were Brahmins or from the upper caste. अवध was in fact called the nursery of the Bengal army, है ना। उनमें से बहुत सारे थे जो ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। The changes that the families of sepoys saw around them and the threats they perceived were quickly transmitted to the sepoy lines. सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वो जल्द ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। In turn, the fears of the sepoys about new cartridges, their grievances about leave, their grouse about the increasing misbehavior and racial abuse on the part of their white officers were communicated back to the villages. तो दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति जो बढ़ता असंतोष था, वो गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा। The link between the sepoys and the rural world had important implications in the course of uprising. सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रंग रूप पर गहरा असर पड़ा।
When the sepoys defied their superior officers and took up arms, they were joined very swiftly by their brethren in the villages. है ना? तो जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, फौरन ही गाँव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुड़ते थे. Everywhere peasants poured into the towns and joined the soldiers and ordinary people of the towns in collective acts of rebellions. हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे. ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों. जय हिंद.